दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। इस वीडियो में अपन कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 2 के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। अब पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, उसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, उसकी संरचना के बारे में अपन डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत बेसिक जानकारी दे रखी है, तो हम उसी के अनुसार और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी के साथ पढ़ेंगे। और इसमें ना टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बताया गया है कि सेल्स के कैसे कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलो बढ़ते आगे। अब क्या है कि पृथ्वी, आपको है ना ये समझना है कि आप है ना जिस पर रहते हो, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी है। अब इसकी है ना बाहरी क्रस्ट पर आप रहते हो, ये तो सबको आपको पता है, इधर आप रहते हो। अब अपन को इंटीरियर के बारे में कैसे कि अपन को ना पृथ्वी के ऊपर की बजाय इधर अंदर की साइड जाना है। और इसके बारे में जैसे ये वाली परत है ना, ये पृथ्वी की बाहरी परत है। अब पृथ्वी के अंदर की साइड जाना है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, इसके बारे में जानना है। आपने कभी प्याज देखा है? प्याज देखो। अब प्याज को आप जैसे छीलते हैं ना, तो उसमें ना अलग अलग लेयर्स निकलती है ना, जैसे कि अंदर की साइड पहले अपन उसको काटेंगे, पहली लेयर निकलेगी, फिर दूसरी लेयर निकलेगी, तीसरी लेयर निकलेगी। तो ऐसे ही पृथ्वी की संरचना भी लेयर्स में बटी हुई है कि मतलब ऊपर वाला भाग बहुत कठोर है, अंदर वाला सेमी सॉलिड है, फिर सॉलिड है। तो इस प्रकार पृथ्वी की संरचना भी एक परत वाइज बनी हुई है कि ये अपन जैसे पृथ्वी के अंदर की साइड है ना, तो ये वाली जैसे संरचना है, जो ऊपर जहाँ पर अपन रहते हैं वो एक कठोर संरचना है। फिर अपन को अंदर की थोड़ा सेमी सॉलिड मिलेगा, फिर अंदर की साइड कठोर मिलेगा। कि ये तो समझ में आ गया कि अपन को पृथ्वी के अंदर की साइड जाना है। और ये भी समझ में आ गया कि पृथ्वी परतों में बटी हुई है। पूरी पृथ्वी की संरचना एक जैसी नहीं है और अलग अलग परतों में बटी हुई है। अब ये ध्यान रखना कि अपन को पृथ्वी के अंदर की साइड जाना है और पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानना है। अपन इस चैप्टर में पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ेंगे। आगे वाले चैप्टर में अपन पृथ्वी के ऊपर की साइड जाके उसकी ऊपर वाली लेयरों के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में अपन को आंतरिक भाग में जाना है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। अब आपने ये तो बता दिया कि भाई अपन को है ना पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जाना है, पृथ्वी के अंदर जाना है। तो ये प्रश्न उठता है, क्या मैम अंदर मानव खुद जाके अपन जान सकता है कि कैसा इन्वायरमेंट है अंदर की? भाई पाताल लोक की बात करते हैं, तो क्या अंदर जाके अपन जानकारी हासिल कर सकते हैं पृथ्वी कैसी है, या फिर कोई मानव गया है अंदर, इससे जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका आंसर है नहीं। पृथ्वी के अंदर ना तो कोई गया है और शायद ना कोई जा सकता है। जैसे जैसे अपन ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, पृथ्वी की गहराई की तरफ, तो वो गहराई के साथ जाते जाते टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इवन बहुत कठोर लोहा भी पिघलने वाली अवस्था में आ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना तो कोई जा सकता है और शायद मानव के लिए जाना असंभव है उसमें। पृथ्वी की जो गहराई है ना, जो ये अपन पूरा ये देखें ना, तो ये व्यास होता है, ठीक है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है ना, इतना ये जो केंद्र वाला भाग, ये कुछ 6370 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन? 6370 किलोमीटर की गहराई तक मानव के लिए जाना संभव नहीं है। अपन है ना 1 किलोमीटर नीचे भी जाए ना, तो भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में 6000 किलोमीटर जाना संभव नहीं है। तो फिर मैडम अपन को ये जानकारी कैसे प्राप्त हुई? आप बता रहे हो कि पृथ्वी अंदर से ऐसी है, उसमें अलग अलग मटेरियल से परत के रूप में बनी हुई है, तो आपको ये जानकारी कैसे मिली? तो हमें और वैज्ञानिकों को ये जानकारी कुछ प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष स्रोतों से। प्रत्यक्ष का मतलब है कि अपन ने डायरेक्ट ऐसे कुछ स्रोतों से जानकारी प्राप्त की, जिनके माध्यम से ये पता चला कि पृथ्वी अंदर से कैसी अवस्था में है। जैसे कि ज्वालामुखी के बारे में सुना होगा। ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि ये आपने ये वाली संरचना सुनी है, जब अंदर का जो माल होता है ना वो बाहर आता है। जब आप है ना बहुत ज़्यादा खा लेते हो, तो है ना जब आप एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा खा लेते हो कभी कभी, तो पृथ्वी पेट के अंदर बहुत मतलब सहन नहीं हो पाता, तो वो सब बाहर उल्टी के रूप में बाहर निकलता है। तो वैसे ही पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है ना, तो ये है ना जो मोल्टन स्टेट में जो पदार्थ होते हैं ना, वो है ना पृथ्वी से क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जो पदार्थ बाहर निकले ना, वो कैसे है, कैसी उनकी संरचना है, वो किस टाइप के, उनका टेम्परेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उसके माध्यम से ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है।
ठीक है। एक तो प्रत्यक्ष स्रोत ये भूकंप के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से, ये दूसरे स्रोत है, और इनके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस अपन दूसरी क्लासेस में, दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि न तो कोई मानव जा सकता है और न जाना संभव है, तो अपन कुछ अन्य स्रोतों के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी है ना, बहुत सारी परतों में बटी हुई है, और पृथ्वी का आंतरिक भाग मानव के जाने योग्य नहीं है, और ये परतों में बटा गया है, और बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से अपन को ये पता चलता है कि पृथ्वी अंदर से किस प्रकार की है। अब इस संरचना के बारे में जानते हैं। मैंने ये खाली पेज आपको समझाने के लिए लिया है कि भाई पृथ्वी के अंदर का भाग कैसे। अब है ना, ये अपन को ये वाला, ये ना पृथ्वी का अंदर वाला पार्ट, एक पार्ट अपन ने लिया है पृथ्वी के अंदर। अब क्या है कि इधर है ना, ये वाली जो परत होती है ना, ये वाली परत, ये पेड़ पौधे, मनुष्य और जो ये सब वाली परत, ये वाली परत जहाँ पर अपन रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपन रहते हैं, ये क्या कहलाती है? क्रस्ट। क्या कहलाती है? क्रस्ट। ये पृथ्वी का सबसे कठोर भाग होता है, और सबसे बाहरी और सबसे कठोर। कौन सा? सबसे बाहरी और सबसे कठोर। अब ये वाला तो अपन ने समझ लिया। अब आपने ये कभी नोटिस किया कि ये जो बाहरी परत है ना, सिर्फ वो है ना, मतलब स्थल भाग से ही नहीं बनी हुई है, इसमें स्थल के साथ साथ कुछ पानी भी है, बड़े बड़े महासागर भी है कि नहीं है? कि आपको भी पता है कि मैम अपन सिर्फ रहते तो सिर्फ स्थल पर, स्थल ही नहीं है, उधर कुछ महासागर, सागर वगैरह वो भी है। तो फिर पृथ्वी की जो ऊपरी क्रस्ट है ना, उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है महाद्वीपीय क्रस्ट, ठीक है, और एक है महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। कौन सी? एक महाद्वीपीय क्रस्ट और एक है महासागरीय क्रस्ट। तो ये वाली, अब इसकी लंबाई कितनी है, इसको कितने किलोमीटर तक अपन क्रस्ट को मान सकते हैं? तो क्रस्ट की लंबाई की बात करें तो वो कुछ 34 किलोमीटर तक की है। ये अप्रॉक्स माना जाएगा। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकती है, कुछ में 25 बताया गया, कुछ में 37 बताया गया। तो अप्रॉक्स 35 के आसपास, 34 के आसपास क्रस्ट की लंबाई मान सकते हैं। अब ये तो समझ लिया। अब मैम आपने ये भी बता दिया कि पृथ्वी जो अपन जिस पर रहते हैं ना, जो सॉलिड पार्ट है उसको बोलते हैं क्रस्ट। आपने ये भी बता दिया कि सॉलिड पार्ट मतलब जो क्रस्ट है ना, वो सिर्फ स्थल भाग ही नहीं है, उसमें पानी वाला भाग है। तो जो पानी वाला भाग है उसको महाद्वीपीय क्रस्ट बोलते हैं, और महाद्वीप वाले जहाँ पर अपन रहते हैं स्थल वाले भाग को महाद्वीपीय क्रस्ट बोलते हैं। अब उसके बाद ये बताओ कि महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट बनी हुई किससे है, मतलब कौन सा मटेरियल है इसमें बना हुआ? तो इसमें है ना, एक तो है ना सियाल। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है ना, वो सियाल से बनी हुई। सियाल दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो सिलिका और एक है एल्यूमिनियम, ठीक है। एक तो है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। तो फिर महासागरीय क्रस्ट किससे बनी हुई? तो महासागरीय क्रस्ट के लिए एक तो है, सीमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। मतलब एक तरफ से माने तो जो महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट से निर्मित है। अब बेसाल्ट क्या होता है? तो ये समझते हैं कि जो ज्वालामुखी, आपने ज्वालामुखी ज़्यादातर देखे होंगे ना, तो वो महासागरों के अंदर ज्वालामुखी उठते हैं। तो ये सब आपको ये मतलब बाद में समझ में आएगा कैसे। लेकिन ये समझो कि जो ज्वालामुखी उठते हैं ना, तो ज्वालामुखी के से बाहर निकलने वाला जो मैग्मा होता है ना, वो है ना पृथ्वी के ये वाला भाग, ये क्रस्ट वाला भाग है, क्रस्ट। और इसमें एक है महाद्वीपीय और महासागरीय। तो ये महासागरीय जो क्रस्ट है ना, वो बेसाल्ट से निर्मित होती है। इसके लिए सीमा शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसाल्ट कहाँ से आया? तो ये जो मेंटल भाग है ना, मेंटल, उसकी दूसरी परत पृथ्वी की, यहाँ से जो मैग्मा बाहर निकलता है ना ज्वालामुखी से, तो उससे बनने वाली चट्टानों से, उससे जो मैग्मा निकलता है ना, उस मैग्मा से बनने वाली चट्टानों से, जिनको आग्नेय चट्टान भी बोलते हैं, उनसे इन बेसाल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि भाई महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी हुई है, महासागरीय क्रस्ट किससे बनी हुई है, महासागरीय क्रस्ट किससे बनी हुई है। आई थिंक ये समझ में आ गई। इसकी 34 किलोमीटर की ऊंचाई मैंने बताई है। अपन है ना, अब सेकंड परत के बारे में बात करते हैं। क्रस्ट के बारे में तो अपन ने जान लिया। अब सेकंड परत है मेंटल। कौन सी परत है? मेंटल। अब 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक जो परत पाई जाती है उसको मेंटल बोलते हैं। दूसरी परत, ठीक है मैम, मेंटल पाई जाती है। अब ये भी बताओ मेंटल कौन सी अवस्था में? आपने बोला कि जो क्रस्ट है ना वो बहुत कठोर है और पृथ्वी की सबसे कठोर परत क्रस्ट मानी जाती है। अब जो मेंटल का जो स्टेट है ना, उसको है ना सेमी सॉलिड बोला जाता है। तो सेमी सॉलिड क्या होता है कि थोड़ा गाढ़ा, चिपचिपा। आपने शहद देखा है कभी?
शहद पूरी तरह लिक्विड अवस्था में नहीं होता, मतलब पूरा पानी की तरह नहीं होता, वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप में होता है। और भी कोई ऐसी गाढ़ी चीज़ आप अपने इमेजिन करो कि जैसे कोई ऐसी इमेजिनेशन करो जो चिपचिपा सा ऐसा कोई मटेरियल हो जो पूरी तरह लिक्विड फॉर्म में नहीं हो, पानी की तरह, उसमें थोड़ा सॉलिडपन भी हो और गाढ़ापन भी ज़्यादा हो, तो वो उस अवस्था में पाया जाता है क्या, मेंटल। अब मेंटल की जो गहराई है ना वो 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर तक। अब ये कौन से पदार्थों से बना हुआ है, तो इसके लिए क्या है, सीमा। इसके लिए भी क्या है, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये भी समझ में आया। पहली परत कौन सी है, क्रस्ट। दूसरी कौन सी है, मेंटल। क्रस्ट कौन से पदार्थों से बनी हुई है, सीमा और सियाल और सीमा। मेंटल कौन सी, सीमा। कौन सी अवस्था में, कठोर, सेमी सॉलिड अवस्था में। गहराई 34 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट आता है ना वो है क्रोड। कौन सा, क्रोड। अब ये है ना, ये वाला पार्ट, ये 2900 किलोमीटर से 6390 और अलग अलग, मतलब अलग अलग किताबों में अलग अलग देख रखा है, आपको अप्रॉक्स 6300 के आसपास मानना है। ठीक है, तो ये तीसरी परत कौन सी है, क्रोड। ठीक है, ये है ना गहराई तक जाते हैं ना तो दबाव भी बढ़ता है। जब आप सोचो कि आप एक तो आपके ऊपर सर पे कुछ नहीं रखा हुआ, अब आपके सर के ऊपर बहुत भारी चीज़ रखी हुई, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो अब क्रस्ट, मेंटल, ऑब्वियसली जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ जाएंगे तो ऊपर का दबाव बढ़ेगा, तो दबाव भी बढ़ रहा है। और दबाव के साथ साथ जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो नीचे जाते जाते टेम्परेचर और घनत्व दोनों बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो जो निचली अवस्था है ना, तो इसमें है ना सबसे अधिक घनत्व और सबसे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। क्या? सबसे अधिक घनत्व और सबसे अधिक टेम्परेचर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पदार्थ है ना वो सॉलिड, जो इधर इसको भी है ना अलग अलग परतों में बांटा गया। मेंटल को भी अलग दो, ऊपर में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर क्रोर और लोअर क्रोर, तो इनमें बांटा गया। लेकिन अपन मुख्यतः माने तो ये है ना सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। और इसके अंदर जो पदार्थ है ना वो निफे माना जाता है। निफे का मतलब होता है आयरन, जो भारी पदार्थ होता है आयरन और निकिल। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा संरचना। मैं एक बार वापस से आपको बता देती हूँ। इस चैप्टर में ना आपको मैंने बहुत बेसिक्स बताया है कि भाई 3 परतों में बांटा गया है पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। आप बड़ी क्लासों में ये भी पढ़ोगे कि जो आंतरिक संरचना है वो 3 से ज़्यादा, मतलब कि जैसे कि ना मेंटल को भी 2 अलग और परतों में बांटा गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। क्रोड को भी अलग 2 परतों में बांटा गया, अपर क्रोड और लोअर क्रोड। लेकिन इस क्लास के लिए यहाँ तक इतना सफिशियंट है कि जो ऊपर वाली परत है ना जहाँ पर अपन रहते हैं वो है क्रस्ट। उसकी लंबाई 34 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है मेंटल भाग, उसकी जो गहराई है वो 2900 किलोमीटर। और उसके बाद आता है क्रोड जिसकी 6300 अप्रॉक्स के मान सकते हैं। ठीक है, ये इसकी गहराई। ये किससे बना हुआ है? सियाल, सेकंड वाली सीमा, सिलिका और एल्यूमिनियम, दूसरा सिलिका और मैग्नीशियम, और तीसरा है निफी, निकिल और लोहा। एक और फैक्ट याद रखना है कि जैसे जैसे अपन गहराई में जाते हैं ना तापमान और घनत्व दोनों बढ़ता है। अब तापमान और घनत्व आप ये इमेजिन कर सकते हो कि आपके ऊपर भारी चीज़ रखी हुई है, तो ऑब्वियसली अब ऊपर क्रस्ट, मेंटल, इतनी सारी परतें हैं, तो नीचे वाली परत पे तो दबाव बढ़ेगा ही। दबाव के कारण जो मटेरियल होता है वो पास में आता है, पास में आने से घनत्व बढ़ता है। तो नीचे वाली परत में मेंटल की तुलना में ज़्यादा घनत्व, क्रस्ट में मेंटल में क्रस्ट की तुलना में ज़्यादा घनत्व होगा। तो आई थिंक ये तीनों परतें आपको समझ में आई होगी। इस चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अलावा टाइप्स ऑफ रॉक्स भी दे रखा है। अब रॉक्स की संरचना कैसे बनती है इसके बारे में जानकारी इस चैप्टर में अपन बहुत बेसिक जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि रॉक्स कितने प्रकार की होती है। अपन है ना खाली पेज लेते तो आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि रॉक्स क्या होती है, फिर अपन टाइप्स जानेंगे। सबसे पहले तो अपन टाइप्स ऑफ रॉक जानने से पहले तो यही जान लेते हैं कि रॉक्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो अपन यही जानते हैं कि रॉक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रॉक्स का मतलब मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ना वो क्रस्ट कहलाती है। ठीक है, तो क्रस्ट जिन चट्टानों से बनी है ना, जिन खनिजों के समूह से, क्या
जिन खनिजों के समूह से बनी है, मतलब खनिजों का समूह, रॉक्स का मतलब होता है खनिजों का समूह, जो चट्टानों के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं ना, उनको बोलते हैं रॉक्स। मतलब एक या दो से अधिक खनिजों से मिलकर बनने वाली जो चट्टान होती है ना, जो एक या दो से अधिक खनिजों के समूह को चट्टान बोलते हैं। जो अपनी क्रस्ट है ना, ऊपरी क्रस्ट, वो विभिन्न प्रकार की चट्टानों से ही बनी हुई है। और ये चट्टान किससे बनती है? विभिन्न प्रकार के खनिजों के समूह से। अब खनिज क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की चट्टानों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, जो ठोस तत्व होते हैं, उनको खनिज बोला जाता है। रॉक्स तो जान लिया। अब रॉक्स, मैम आपने रॉक्स तो बता दिया। अब आपने बता दिया कि रॉक्स के टाइप्स भी है, तो ठीक है, रॉक्स के टाइप्स पढ़ते हैं। तो रॉक्स के बारे में जानिए। रॉक्स क्या होती है? दो से अधिक खनिजों के मिलने से बनने वाले समूह को चट्टान बोलते हैं। अपनी जो ऊपरी क्रस्ट है ना, जहाँ पर अपन रहते हैं, वो विभिन्न प्रकार के खनिजों के समूह, मतलब चट्टानों से ही बनी हुई होती है, तो उसको रॉक्स बोलते हैं। अब रॉक्स भी सब जगह एक प्रकार की रॉक नहीं होती, रॉक भी अलग अलग प्रकार की होती है। पहली है आग्नेय, जिसको इग्नियस बोलते हैं, तो आग्नेय चट्टान होती है। दूसरी होती है अवसादी चट्टानें, और तीसरी होती है कायांतरित चट्टानें। कौन सी? कायांतरित चट्टानें। अब अपन जान लेते हैं कि ये आग्नेय चट्टानें क्या होती है। मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी के अंदर जो मेंटल भाग है ना, ये पृथ्वी की संरचना और ये इसका मेंटल भाग, ठीक है, द्वितीय परत। इधर से जो सेमी सॉलिड मोल्टन भाग में अवस्था में पड़ा जो पदार्थ है ना, वो जब पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है और वो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है ना, तो ज्वालामुखी के फॉर्म में जो बाहर निकला जो लावा जब पृथ्वी की क्रस्ट पे पहुंचता है, ये इधर से निकल के, ये पृथ्वी की क्रस्ट है, ये मेंटल भाग है, और इधर से वो नली के हिसाब से निकल के और ऊपर आता है, ठीक है, ये ऐसे फॉर्म में ऊपर आता है। तो ये जब ऊपर आता है ना और ऊपर जमा होता है, और ऊपर जो मैग्मा, जो पृथ्वी के अंदर से आया हुआ मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट पर जमा होकर ठंडा होकर जिन चट्टानों का निर्माण होता है ना, वो चट्टानें ही क्या है? आग्नेय चट्टानें। कौन सी? पृथ्वी के मैग्मा, जो मेंटल भाग से आया मैग्मा पृथ्वी की क्रस्ट पर आता है और क्रस्ट पर आकर ठंडा होता है ना, उसको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। अब पृथ्वी की क्रस्ट पर ही ठंडा होता है, उसके अंदर नहीं। तो दो प्रकार की आग्नेय चट्टानों को भी दो भागों में बांटा गया। तो आंतरिक चट्टानें और बाहरी, जो बाहर होता है ना उसको तो आग्नेय, और जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें, और जो बाहर आके ठंडा होता है ना, उसको बोलते हैं बाहरी आग्नेय चट्टानें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो पृथ्वी के मेंटल भाग से जो निकला मैग्मा है, ज्वालामुखी के माध्यम से जो मैग्मा निकलता है, वो पृथ्वी पर आकर ठंडा होकर जिन चट्टानों का निर्माण करता है ना, उनको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। कुछ जो मैग्मा है ना, वो पृथ्वी के ऊपर आके ठंडा होता है, तो उनको बाहरी आंतरिक आग्नेय चट्टानें बोलते हैं, और कुछ आंतरिक भाग में ही जमा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों के बाद जानने के बाद दूसरी चट्टानें आती है अवसादी चट्टानें। कौन सी? अवसादी चट्टानें। अब क्या है कि ना, अब ये एक बार तो निकल गया चट्टान और ये परत के रूप में जमा हो गया, ठीक है। अब जो ये आग्नेय चट्टान है ना, इसमें है ना वो पृथ्वी के अंदर भाग से निकला हुआ और उधर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो ऑब्वियसली इतने टेम्परेचर में जीवाश्म तो उधर पाए नहीं जाएंगे, तो इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। इनका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया, बेसाल्ट जो चट्टानें होती है ना, वो इनका ही एग्जाम्पल है, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें। तो इन चट्टानों में ना जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब ये जो चट्टानें ना, चट्टानें निकला और ये जमा हो गया, अब वापस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और एक और नई परत बन गई, ये। तो ये दबाव के कारण एक परतों के रूप में विभिन्न चट्टानों का एक परत के रूप में बन जाते हैं, कि एक के ऊपर एक, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ऐसे परतदार जो संरचना बनती है ना, एक के ऊपर एक, और उनका डिस्पोजल होता है, तो उनको बोलते हैं अवसादी चट्टानें। कौन सी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। अब अवसादी चट्टानें क्या है कि उसमें ना जब परत के ऊपर जब से एक परत जम गई, ठीक है, एक परत जम गई, ज्वालामुखी निकली और एक परत जम गई, उसके ऊपर पेड़ पौधों का जमा हुआ, ठीक है, पेड़। अब उसके ऊपर ही दूसरी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और दूसरी परत जम गई, तो ये वाले जो पेड़ पौधे वगैरह वो तो जीवाश्म का रूप ले लेंगे, फिर उसके ऊपर एक और परत, तो ये कौन सी चट्टानें हुई? अवसादी चट्टानें, ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म पदार्थ पाए जाते हैं, ये पॉइंट याद रखना है। अब तीसरी चट्टानें होती है कायांतरित चट्टानें।
कौन सी चट्टानें? कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें इन आग्नेय चट्टानें और जो अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से दबाव और ताप के कारण, तापमान बहुत अधिक बढ़ रहा है तो फिर वो चट्टानें अपना रूप बदल रही है, दबाव बहुत अधिक बढ़ रहा है तो अपना रूप बदल रही है। जैसे कि है ना जो लाइमस्टोन होता है ना, चूना पत्थर, आपने लाइमस्टोन तो देखा ही होगा, चूना पत्थर पर अत्यधिक दबाव के कारण वो संगमरमर, मार्बल और संगमरमर का रूप ले लेती है। तो यही संगमरमर है ना, वो कायांतरित चट्टानों का टाइप है। कौन सी चट्टानों का? कायांतरित चट्टानों का। एक बार समझते हैं कौन कौन सी चट्टानें हैं। एक तो है आग्नेय चट्टानें, दूसरी है अवसादी चट्टानें, तीसरी है कायांतरित चट्टानें। ये पृथ्वी की मैग्मा निकलने से और उसके ठंडा होने से बनती है। ये परतदार संरचना से बनती है, एक के ऊपर एक जमा होने से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये दाब और ताप के कारण जब चट्टानें अपना रूप परिवर्तन करती हैं तो उनको कायांतरित चट्टानें बोलती है। जैसे लाइमस्टोन अपना रूप परिवर्तन करके मार्बल या फिर संगमरमर का रूप लेता है। आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये तीनों टाइप्स ऑफ चट्टानें रॉक समझ में आ गया होगा। और ये ना मतलब ये तीनों, जैसे ये नहीं कि ये अपनी अवस्थाएं चेंज नहीं करती, फिर कायांतरित चट्टानों दबाव और ताप के कारण वापस ये ना अपना रूप परिवर्तन करके आग्नेय चट्टानों, फिर आग्नेय चट्टानों वापस परतदार संरचना के माध्यम से अवसादी चट्टानों का रूप। तो ये ना एक सेल चक्र के रूप में चलता रहता है। कौन सा? सेल चक्र, उसको सेल चक्र। जब ये चट्टानें विभिन्न रूप बदल कर एक के बाद एक अलग अलग संरचना बनाते हैं ना, विभिन्न प्रकार का रूप लेते हैं, तो उनको बोलते हैं सेल चक्र। ठीक है, अपन ने इसमें आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा, विभिन्न प्रकार की परतों के बारे में, विभिन्न प्रकार की रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई होप कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।